बिपरजॉय तूफान कल दोपहर बाद कभी भी गुजरात के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। 4 से 8 के बीच का समय आईएमडी ने बताया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुजरात प्रशासन ने कमर कस ली है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने लोगों से घर पर ही रहने की अपील की है। हालांकि तूफान के रास्ते में पड़ने वाले इलाकों में अभी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आपदा प्रबंधन के लिए अभी से एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात की गई हैं। और मौसम विभाग के मुताबिक कल शाम 4 से 8 के बीच तूफान बिपरजॉय का लैंडफॉल होगा। लैंडफॉल के वक्त 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन लैंडफॉल के बाद तूफान की तीव्रता में कमी आएगी। ये तूफान सौराष्ट्र और कच्छ से होकर गुजरेगा। आज भी कुछ इलाकों में 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसमें कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ के इलाके शामिल हैं। और सहयोगी विनया ने थोड़ी देर पहले द्वारका का अपडेट दिया है, आप भी देखिए। जी, यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और जो विंड्स की गति है, हवाएं काफ़ी ज़ोरों से बह रही हैं। तो कल अगर हम देखें तो कल तक इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं नहीं बह रही थी। तकरीबन 40, 50, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से हवाएं बह रही थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो हवाओं की रफ्तार जो है वो बढ़ गई है। एक तरफ द्वारका में ही कम से कम 5000 लोगों को सुरक्षित स्थलों पर लेके जाया गया है। अगर हम गुजरात में वो संख्या देखें तो तकरीबन 38,000 लोगों को अब तक सेफ जगहों पे या शेल्टर होम्स जो हैं वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को प्रशासन ने प्राइमरीली शेल्टर होम्स में मूव कर दिया है। अभी प्रशासन का मानना है कि 0 से 5 किलोमीटर तक की जो दूरी है साइक्लोन से, उस एरिया में प्रभावित लोगों को पहले ही निकाला गया है। अब 5 से 10 किलोमीटर तक की दूरी के लोगों को भी प्रशासन धीरे धीरे निकाल रहा है, ताकि अगर इस साइक्लोन का रुख बढ़े और हवाएं अगर बढ़े, बारिशें अगर बढ़े, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इन लोगों पे ना पहुंचे। कच्छ पर इसका भारी प्रभाव पड़ेगा, ऐसा अभी आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है। और अगर हम देखें तो कच्छ में ही कम से कम 40,000 फूड पैकेट्स तैयार रखे गए हैं कि जब लैंडफॉल होगा तब अगर बिजली चली जाए और लोगों को एक्सेस ना रहे तो उन्हें खाने पीने की किल्लत ना पड़े। हेल्थ डिपार्टमेंट एक तरीके से सख्ते में आ गया है। काफ़ी सारे अस्पतालों पे अभी नज़र है। आज लगातार गुजरात के काफ़ी जगहों पे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे गृह राज्य मंत्री हो या यूनियन मिनिस्टर्स हो अपने राउंड्स लगा रहे हैं, देख रहे हैं प्रशासन की तैयारी कितनी है। आज सुबह हमने यूनियन मिनिस्टर रूपाला से बात की। उन्होंने हमसे कहा कि खुद प्राइम मिनिस्टर इस पूरे सिचुएशन पे नज़र रखे हुए हैं और पीएमओ की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग हो रहा है। अमित शाह ने भी बैठकें ली है और आज सुबह जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस पूरी परिस्थिति का वापस ब्यौरा लिया है और जायजा लेते हुए अब हम देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। द्वारका में हम जहाँ पे आपसे अभी जुड़ रहे हैं वहाँ पे लगातार बारिश बढ़ रही है, तेज हवाएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमें बात करना और यहाँ पे खड़ा रहना। तो ये थी द्वारका की तस्वीरें थोड़ी देर पहले की। और अब सीधा चलते हैं अहमदाबाद, जहाँ से केतन जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केतन, बताइए पूरा जो इलाका है जहाँ से ये तूफान गुजरने वाला है, वहाँ से अभी क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, थोड़ी देर पहले गुजरात मौसम विभाग ने एक पूरा आकलन जताया। उनका ये साफ मानना है कि तूफान है वो गुजरात की ओर बढ़ रहा है। ना तो उनकी तीव्रता में कमी आई है, ना तो वो डाइवर्ट हो रहा है, यानी कि तूफान आने की शंका है वो बहुत बढ़ गई है। एक बात यह है कि
पिछले 5 घंटे से तूफान है वो झोंका त्यों है, कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन डाइवर्ट की कोई बात नहीं है, ना तो वहां से समाप्त होने की बात है। तो एक अभी तक का जो हवामान विभाग ने हवाला दिया इसके मुताबिक गुजरात में है वो तूफान आने की शंका है प्रबल बन गई है। केंद्र के 3 मंत्री लगातार 3 दिन से गुजरात में है। सेंट्रल मॉनिटरिंग पूरा गांधीनगर से हो रहा है और जगह जगह पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। खासकर जैसे ही ये तूफान आएगा तो सिर्फ कच्छ को नहीं लेकिन पूरे सौराष्ट्र के 6 जिले हैं उसको बुरी तरह से प्रभावित करेगा। तो अभी से प्रशासन के पास 5 लाख फूड पैकेट है वो अलग अलग एनजीओ के द्वारा तैयार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, लेकिन हम एक आपको अपडेट कर दे अपने दर्शकों को कि सिर्फ ये सौराष्ट्र में जब हिट करेगा तो दूसरे दिन यानी कि शुक्र और शनिवार को उत्तर गुजरात में भी तबाही मचा सकता है। मतलब कि गुजरात के ये 6 जिले या तो सौराष्ट्र इलाका ही नहीं लेकिन बाद में उत्तर गुजरात में इसका प्रभाव दिखेगा, दक्षिण गुजरात में भी दिखेगा। तो अभी अभी मौसम विभाग ने जो आकलन किया है उसके मुताबिक तूफान का आना तय है, लेकिन सरकार ने भी कमर कस ली है। अब देखना होगा कल 4 बजे लैंडफॉल करता है या 8 बजे, लेकिन तूफान हाल फिलहाल तो तय दिख रहा है। जी शुक्रिया आपका केतन। पढ़ते हैं खबरों में आगे। ज्यादा पेंशन के लिए ईपीएफओ ने फॉर्मूला जारी कर दिया है। अब जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं उनके लिए उनके पिछले 12 महीने की सैलरी को आधार बनाया जाएगा और 1 सितंबर 2014 के बाद जो लोग रिटायर हुए हैं उनके पिछले 60 महीने की सैलरी का एवरेज निकाला जाएगा। बाकी डिटेल समझते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताएं लक्ष्मण जी। देखिए, दरअसल ये पूरा मामला 1 सितंबर 2014 से लागू हुई नई पेंशन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इस पेंशन व्यवस्था के तहत ज़्यादा पेंशन पाने के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया जाए, इसका मामला आया था, इसका प्रावधान हुआ था। फिर ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट ने फिर फैसला दिया। उसके बाद ईपीएफओ ने अब समय समय पर सर्कुलर जारी करके इस नई पेंशन व्यवस्था के तहत ज़्यादा पेंशन पाने वालों के लिए एक फार्मूला जारी करता रहा है। अब कन्फ्यूज़न था कि आखिर पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा जब कोई ज़्यादा पेंशन लेना चाहता है। तो अब ईपीएफओ ने एक नया सर्कुलर जारी किया है और उस नए सर्कुलर के हिसाब से कहा है कि 2 तरह के फार्मूला होगा ज़्यादा पेंशन पाने वालों के लिए। एक फार्मूला उन लोगों के लिए होगा जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर कर चुके हैं। एक फार्मूला उन लोगों के लिए होगा जो 1 सितंबर या 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर किए हैं। तो जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर कर चुके हैं उनके लिए जब ज़्यादा पेंशन की बात आएगी तो पिछले उसमें 12 महीने की सैलरी को आधार बनाया जाएगा। यानी 1 सितंबर 2014 से पहले कभी भी रिटायर किए हो, जिस दिन रिटायर किए हो रिटायरमेंट की तारीख से पिछले 12 महीने की जो बेसिक सैलरी होगी उसको आधार बनाया जाएगा। अगर कोई शख्स 1 सितंबर 2014 को या उसके बाद रिटायर किया है तो रिटायरमेंट की तारीख से 60 महीने पहले तक की बेसिक सैलरी का एवरेज निकाला जाएगा। उसके आधार पर ये पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा। ये सारा कुछ नई पेंशन व्यवस्था के तहत बात कर रहा हूँ। और बता दूं कि आपको ऑप्शन चुनना है नई पेंशन व्यवस्था के तहत ज़्यादा पेंशन पाने के लिए, तो 26 जून आखिरी तारीख है। 26 जून तक आपको आवेदन देना होगा ईपीएफओ को। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। डीएमके नेता और तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के एक दिन बाद आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने जिस समय सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर छापा मारा उस समय वो मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। जैसे ही उन्हें छापेमारी की सूचना मिली वो टैक्सी लेकर घर लौट आए। सेंथिल को कैश फॉर जॉब के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ईडी के एक्शन के दौरान सेंथिल बालाजी ने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने सेंथिल बालाजी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। डॉक्टर्स ने बालाजी को बाईपास सर्जरी कराने की सलाह दी है। सेंथिल की गिरफ्तारी के बाद डीएमके एक्टिव हो गई है। पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। डीएमके ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी की धमकाने वाली राजनीति से डरेगी नहीं। ஒன்றிய அரசின் revengeful activity is this. So here we will face all those things. Historically, we faced so many things. We also face these things because the central government, the Ondriya Arasu, union government is doing so many wrong things against the states where there is no BJP government, particularly in West Bengal, in Karnataka, in Delhi,
All those things they did it. Now they are continuing it in Tamil Nadu. We will face it. सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी पर विपक्षी दलों ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी डराने धमकाने की राजनीति कर रही है। आप एक तरफ सीबीआई रेड डाल रहे हैं उनके घर पे, उनके दफ्तर पे, और उनके खिलाफ कार्रवाई करके ईडी ने अगर रातों रात उसको लेके जाती तो ये घटना मैं इसको कंडम करता हूं। बीजेपी गवर्नमेंट डराने की कोशिश कर रही है और सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। यूपी में किसका कितना होगा असर और यूपी में कितनी चलेगी विपक्षी एकता, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात बाजार की। फेड पॉलिसी पर बैठक से पहले आज बाजार सीमित दायरे में बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी हल्की बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 85 अंक चढ़कर 63,229 पर बंद हुआ। निफ्टी 40 अंक चढ़कर 18,756 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, एनर्जी, इंफ्रा शेयरों में रही। रियल्टी, ऑटो इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुए हैं। शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। दास को यह सम्मान लंदन में आयोजित सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में दिया गया। सेंट्रल बैंकिंग लंदन स्थित एक इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल है। यह अवार्ड उन्हें कोविड के दौरान बेहतरीन फैसलों और महंगाई को काबू में रखने के लिए दिया गया है। दास के काम का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उनके कार्यकाल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का तेजी से विस्तार हुआ है। रिसर्च जर्नल ने लिखा है कि दास ने मुश्किल समय में भारतीय सेंट्रल बैंक का अच्छी तरह से नेतृत्व किया है। इससे पहले रघुराम राजन को 2015 में यह अवार्ड दिया गया था। रिटेल महंगाई के बाद अब थोक महंगाई में भी राहत की खबर है। मई में WPI 7.5 साल के निचले स्तर पर आ गई है। मई में WPI -0.92% से घटकर -3.48% पर आ गई है। इससे पहले अक्टूबर 2015 में ये महंगाई अब WPI -3.81% पर आई थी। अप्रैल में थोक महंगाई दर -0.92% रही थी। रोजाना जरूरत के सामानों की महंगाई दर 1.20% से घटकर -1.13% रही है। ईंधन बिजली की थोक महंगाई -2.43% से घटकर -2.62% रही है। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की महंगाई दर -0.07% से बढ़कर -0.35% पर आ गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ दालों की जमाखोरी पर एक बैठक की। बैठक में सरकार ने राज्यों को दाल के जमाखोरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खबर पर डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताए क्या क्या हुआ बैठक में? देखिए, तूर और उड़द दाल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकार दालों की कीमतों को काबू में रखने के लिए कई सारे कदम उठा चुकी है। कुछ दिनों पहले ही सरकार ने इन दोनों दालों के ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दी थी। आज सरकार ने राज्यों के साथ एक बैठक की, राज्यों को जमाखोरों के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 2 राज्य हैं जहां पर की खासतौर पर तूर दालों के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पहला राज्य दिल्ली है, दूसरा राज्य तमिलनाडु है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के आसपास के राज्यों में तूर दाल की कीमत 111 रुपए है, लेकिन वहीं दिल्ली में तूर दाल 149 रुपए प्रति किलो मिल रही है। तो सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं व्यापारी कार्टेल बना करके जमाखोरी कर रहे हैं, स्टॉक कम दिखा करके उसको कम बेच, उसको दाम को बढ़ा रहे हैं। तो सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए कि आप जमाखोरों के ऊपर कार्रवाई कीजिए। इतना ही नहीं, सरकार ये चाहती है कि लोग दूसरी दालों के ऊपर फोकस करें, चना दाल के ऊपर फोकस करें, ताकि जो तूर है या उड़द है उसके ऊपर से प्रेशर कम किया जा सके। तो सरकार ने राज्यों को ये भी निर्देश दिए कि आप चना दाल का अपना कंजप्शन जो भी आपके यहाँ स्कीम चल रही है उसमें बढ़ाए। तो उम्मीद है कि सरकार के उठाए हुए कदमों से आने वाले दिनों में दाल की कीमतों में आपको कमी देखने को मिलेगी। शुक्रिया असीम। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी है, बने रही। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 15 जून को होने वाली महापंचायत के खिलाफ सुनवाई से इनकार कर दिया है।
हिंदू संगठनों ने लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ उत्तरकाशी के पुरोला में महापंचायत बुलाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने महापंचायत पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में कहा गया था कि वहां के अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उत्तरकाशी के पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से पुरोला में कानून तोड़ने वालों पर सख्ती बरतने का निर्देश जारी किया गया है। पूरी तरह से सजग है, सतर्क है, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जो भी आवश्यक कदम होते हैं वो सब उठाए जा रहे हैं। किसी को भी शांति भंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेरी सभी पक्षों से अपील है कि कृपया करके शांति बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आने वाले दिनों में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आपको बदला सा नजर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए एक बार फिर से टेंडर जारी कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 2 हफ्ते में RLDA कुछ बड़े बदलावों के साथ टेंडर जारी कर सकती है। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रही हैं दीपाली नंदा। देश के व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसके कायाकल्प करने की कवायद लगातार जारी है। लेकिन अब तक रेलवे को सफलता इसलिए नहीं मिल पाई है कि जब भी इस रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए टेंडर जारी किया जाता है उसमें या तो कोई भी कंपनी आगे नहीं आती या फिर पिछली बार जो कंपनी सामने आई उसने अनुमानित लागत से ज्यादा लोएस्ट लागत दर्ज कराई। अब हमें सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए टेंडर जारी किया जाएगा और सूत्रों से हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि इस बार के टेंडर डॉक्यूमेंट में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इस प्रोजेक्ट में अपनी दिलचस्पी दिखाएं और ये पूरा प्रोजेक्ट वायबल कंपनियों के लिए रहे। मिसाल के तौर पर हमें ये बताया गया है सोर्सेस के हवाले से कि जो अनुमानित लागत है जो मंत्रालय की तरफ से 5,000 करोड़ रुपए की रखी गई है इसकी कायाकल्प के लिए, उसमें 15 से 20% तक का इजाफा किया जा सकता है। साथ ही साथ अब तक जो एक शर्त रखी गई थी कि सिंगल कंपनी ही बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सकती है, लेकिन अब हमें बताया जा रहा है कि जॉइंट वेंचर वाली कंपनियां भी बिडिंग की प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएंगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते के अंदर RLDA जो कि नोडल एजेंसी है रीडेवलपमेंट करने के लिए, वो टेंडर जारी कर सकती है। दीपाली नंदा, दिल्ली। MSMEs फुटवेयर कंपनियों को राहत मिली है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स 6 महीने से साल भर तक के लिए टाला गया है। फुटवेयर इंडस्ट्री के साथ बैठक के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी है कि बड़ी कंपनियों पर QCOs 1 जुलाई से ही लागू हो जाएंगी। जो विषयों में स्टैंडर्ड्स में बदलाव की आवश्यकता थी उनको बदल के आज ही अपलोड करके उसमें 6 महीने की राहत दी गई है। बाकी कुछ प्रोडक्ट्स रह गए जिसमें स्टैंडर्ड बने नहीं है, वो 1-1.5 महीने में बन जाएंगे, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है, जिसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, उनको 6 महीने और दे दिए हैं। उन पे 1 जनवरी 2024 से लागू होगा और जो माइक्रो इंडस्ट्री है उनको 1 जुलाई 2024 से यानी 1 साल और दे दिया है, उसके बाद लागू होगा। 1 महीने से हिंसा प्रभावित मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। इस बार मणिपुर के इम्फाल ईस्ट जिले में फिर से हुई हिंसा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस हिंसा में 10 लोगों के घायल होने की भी खबर है। खबरों के मुताबिक मणिपुर के इम्फाल ईस्ट जिले के खेमेन लोक इलाके में कुछ शरारती तत्वों ने कई घरों में आग लगा दी। इसके बाद अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा की शुरुआत हुई थी, जो पिछले 1 महीने से जारी है। हालांकि यहां लगातार शांति की कोशिशें की जा रही हैं और ये घटना भी ऐसे समय में ही हुई है जब यहां 1 महीने से जारी कर्फ्यू में ढील दी गई थी। ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खत्म होने के बाद ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी की है।
टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 39 साल पुराना इतिहास दोहरा दिया है, बता रहे हैं विपिन भट्ट। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खत्म होने के बाद ताजा रेटिंग्स जारी कर दी है, जिसमें बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर ये रेटिंग जारी हुई है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि कौन है इन रेटिंग्स में जिन्होंने टॉप रैंकिंग हासिल की है। सबसे पहले बात बैटिंग की करते हैं, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया टॉप 3 बैट्समैन इस रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया से ही, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इन बल्लेबाजों ने अपना पूरा कारनामा दिखाया। नंबर 1 पर है मानस लाबुशेन, सबसे ज्यादा अंक या रेटिंग्स के साथ 903 पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर है स्टीव स्मिथ और तीसरे स्थान पर है ट्रेविस हेड, जिन्होंने अपने शानदार खेल से, बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वो मजबूती प्रदान की थी कि उनके हाथ विजयश्री लगी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके साथ आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 40 साल बाद ये मौका आया है जब वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजी में टॉप 3 जो बैट्समैन है वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। 1984 के आसपास भी ऐसा मौका बना था जब टॉप 3 जो बैट्समैन थे टेस्ट रैंकिंग में वो ऑस्ट्रेलिया से थे, और 40 साल बाद जबकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया, 3 बल्लेबाज टॉप 3 पर उनकी रैंकिंग में। भारत की जहां तक बात है, थोड़ी निराशा हाथ लगेगी कि टॉप 10 में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज है और वो है ऋषभ पंत, जिन्होंने पिछले लगभग 6 महीने से एक्सीडेंट के बाद से कोई क्रिकेट नहीं खेली है। इसके अलावा कोई भारतीय बल्लेबाज इसमें शामिल नहीं है। चलिए, यहां थोड़ी निराशा, लेकिन बॉलिंग में जरूर थोड़ी खुशियां आएंगी भारतीय फैंस के हिस्से में, क्योंकि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग गेंदबाजी की जहां तक बात है, रविचंद्र अश्विन जो कि गए थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने टीम के साथ, लेकिन टॉप 11 में या फाइनल 11 में अपनी जगह नहीं बना पाए थे, नहीं खिलाया गया। इनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, उस बात को लेकर काफी चर्चा रही, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ नंबर 1 पर है जहां तक बॉलिंग की बात है। नंबर 2 पर है जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज, और नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस 829 रेटिंग्स के साथ। अब ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बात देख लें, यहां भी भारतीय फैंस के लिए थोड़ी खुशियां, थोड़ी नहीं काफी खुशियां, क्योंकि रविंद्र जडेजा, जड्डू भाई हमारे नंबर 1 पर हैं सबसे ज्यादा पॉइंट्स के साथ। नंबर 2 पर रविचंद्र अश्विन जो कि बॉलिंग में टॉप पे थे, यहां पे नंबर 2 पोजीशन पे हैं, और नंबर 3 पर है शाकिब अल हसन, बांग्लादेश के ऑलराउंडर्स की लिस्ट की जहां तक बात है। तो ये लिस्ट आउट हो चुकी है आईसीसी के टॉप परफॉर्मर्स की, बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंड परफॉर्मेंस, जहां बैटिंग में भारत के हाथ निराशा, लेकिन ऑलराउंड परफॉर्मेंस और बॉलिंग में भारत का एक हद तक दबदबा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज।